दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री एनसीईआरटी यानी 6th क्लास का चौथा चैप्टर करेंगे। उसको शुरू करने से पहले हम पिछले चैप्टर का रिवीजन करते हैं, जिसमें से हमने क्वेश्चन निकाले हैं। तो चलिए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। ये हमारा तीसरे चैप्टर में से निकाले गए क्वेश्चन हैं, जिन्हें हम देखते हैं। पहला प्रश्न, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। दूसरा प्रश्न, अनाज के उपयोग यानी अनाज किन किन रूपों में उपयोग होता था? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में तथा भंडारण के रूप में उपयोग किया जाता था। नंबर तीसरा क्वेश्चन है, शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न, मेहरगढ़ यानी पहली बस्ती के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। अब हम अनाज तथा हड्डियां तथा पुरास्थल यानी जिन पुरास्थलों में अनाज और हड्डियां पाई गई हैं उनको देखते हैं। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, जो कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से। यह कहाँ स्थान स्थित है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। चावल और मवेशी के साक्ष्य महागड्ढा में, यह भी यूपी में स्थित है। गेहूं और दलहन के साक्ष्य गुफरकराल में, जो कहाँ है? कश्मीर में। इसके बाद देखिए, गेहूं, दलहन और मवेशी तथा गर्तावास के साक्ष्य, इसे जरूर याद रखिएगा। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुरझोम यानी जो कश्मीर में है। भैंस, बैल और औजार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चिरांद से। चिरांद कहाँ है? बिहार में। जवार, बाजरा, भेड़, बकरी के साक्ष्य मिले हैं हमें हल्लूर से, जो कई जगह कर्नाटक दिया हुआ है और आधुनिक लिखा मिलेगा तो ये आंध्र प्रदेश में है। काला चना, मवेशी और भेड़ और सूअर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पेमपल्ली से। तो यहाँ इन स्थानों के बारे में आपको यह जरूर याद रखना है कि ये स्थान किस स्टेट में स्थित है। ओखली और मूसल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रयोग अनाज व वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मूसल हमें आज भी दिखाई देते हैं, यानी इनका प्रयोग हम आज भी करते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। इसका अर्थ क्या है कि नवपाषाण में नए नए औजारों का उपयोग होने लगा था, लेकिन प्राचीन काल से जो औजार बनते थे वो भी इस काल में उपयोग किए जा रहे थे। आगे देखिए, इसमें जनजाति के विषय में बताया गया है। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनकी सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आप, नवपाषाणिक स्थल यानी चाताल हयूक कहाँ है? ये तुर्की में है। आपको ये स्थान दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कहाँ है। आपको लगेगा कि ये भारत में है, लेकिन ये भारत का नहीं, ये तुर्की का स्थल है, इसे याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने तीसरे चैप्टर से ये 16 क्वेश्चन निकाले थे, जो हमने अभी आपके सामने रखे हैं। तो चलिए अब हम हमारे चैप्टर 4 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है आरंभिक नगर। यानी इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, यानी 1921 में इस स्थल की खोज की गई और तब यह पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो चलिए अब हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में देखते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब
और सिंध प्रांतों, भारत के कहाँ, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण तथा पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। अब इन नगरों की विशेषता देखते हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को क्या कहा है, निचला नगर। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे। यहाँ इस हड़प्पा सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार के बारे में वर्णन किया गया है। इस मैप में देखते हैं जहाँ क्या दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के केंद्र। ये देखिए, ये सिंधु नदी है और इसी के आसपास हड़प्पा सभ्यता के बड़े बड़े केंद्र विकसित हुए थे, जैसे मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, ये कहाँ है, राजस्थान में। गनेरी वाला यहाँ देखिए, फिर आप देखिए कालीबंगा, ये भी राजस्थान में है। राखीगढ़ी जो कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। और ये हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर है। ये देखिए, यहाँ से रावी नदी के तट पर है और हड़प्पा किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के। फिर आइए आप गुजरात में, जहाँ सोत, कोतदा, धोलावीरा तथा लोथल, ये हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र थे जिनको हमने देख लिया है। यहाँ देखिए एक और रह गया, सोत का कोह। अब आगे देखते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले हैं। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से, जिससे क्या प्रमाणित होता है कि संभवतः यहाँ यज्ञ भी किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है महान स्नानागार का एक चित्र, इसे आप देख लीजिएगा। भवन, नाले और सड़कें, अब हम इनके बारे में देखते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। अब हम देखते हैं नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक हो सकते हैं। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। यानी हमें ऐसे कोई साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा हम केवल अंदाजा लगाते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही ले भी जाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं।
जिससे बच्चे खेलते होंगे, यानी हमें मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। अब देखिए यहाँ एक चित्र दिया है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना एक नाला, ऊपर है एक कुआं और बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। हड़प्पा की मोहर देखिए आप कहाँ दी गई है, ये देखिए हड़प्पा की एक मोहर जिस पर एक लिपि लिखी गई है, लेकिन जो लिपि आज तक अज्ञात है। और यहाँ एक पशु का चित्र दिया है जो एक सींग वाला है और यहाँ है ये मिट्टी के खिलौने। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुएं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या है, मनके, बाट और फलक है। यहाँ देखिए ऊपर क्या दिखाए गए हैं, बाट। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है, चित्र से साफ दिखता है। इन्हें चर्ट नामक पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में दिए हैं मनके, ये देखिए आप इधर मनके। मनके किस चीज से बनाए जाते थे, कार्नेलियन पत्थर से। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए, उनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। हड़प्पा सभ्यता के आभूषण हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थरों की मुहर बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आपको यह बिल्कुल ध्यान रखना है, डिजाइन था काले रंग का और बर्तन था लाल मिट्टी का। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फायांस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं के निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पिचकारी करना आदि। पृष्ठ 36 पर देखिए, हम एक बार चित्र को देखते हैं। ये हमने चित्र देखा जिसके चेहरे को कितने आकर्षक तरीके से बनाया गया है, कितनी अच्छी इसके वस्त्र पर पिचकारी की गई है। तो यह कार्य किसी विशेषज्ञ का ही रहा होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस काम में दक्ष होंगे। फायांस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फायांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। यह फायांस और पत्थर और शंख में एक बड़ा अंतर है कि ये तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और फायांस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कैसे? बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फायांस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के आवश्यक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को क्या कहते हैं? कच्चा माल, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात किया करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान यानी खेतड़ी से किया करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से होता था, और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक में कोलार से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ एक बैलगाड़ी का चित्र दिया गया है जो खिलौने के रूप में है। यहाँ देखिए, ये पत्थर पर उत्कीर्णित एक मोहर का चित्र है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे
और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये हमने फसलें देखी। हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए गए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया करते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब हम गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। कौन से नगर का? धोलावीरा का। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे, कहाँ पर बसा है ये? खदीर बेत के किनारे कच्छ के इलाके में। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन कैसी थी? उपजाऊ। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदवाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। तो यह धोलावीरा के बारे में एक विशेष बात हो जाती है जिसे आप याद रखिएगा। गुजरात की खब्बात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। अब हम देखते हैं मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को ही क्या कहते हैं? मुहरबंदी। मुहरबंदी किसे कहते हैं? मोहर की छाप को। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे मालों का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह हमने हड़प्पा सभ्यता के अंत के कई कारणों को देखा। अब यहाँ कुछ अन्य जानकारी दी गई है, हम उसे भी देख लेते हैं।
नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग कैसा है? रेगिस्तान। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यानी मिस्र के पिरामिड क्या हैं? बड़े बड़े मकबरे। राजाओं के मरने पर उनके शवों को ही इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था और इन्हीं शवों को क्या कहा जाता है? मम्मी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। हम इस चैप्टर के नोट्स बनाकर आपको अगली वीडियो में रिवाइज करवा देंगे। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।